जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, ढाका की सड़कों पर जेनजी का गुस्सा काठमांडू के कैंपस से होकर निकलता हुआ ईरान की सड़कों पर पहुंचता है और सवाल ये है कि ये पूरा सिस्टम के खिलाफ जो एक प्रोटेस्ट का हम एक ट्रेंड देख रहे हैं, ये ग्लोबल जेनजी रिवोल्ट की तरह होता जा रहा है। क्या उसमें तब्दील होता जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। और क्या कोई लोकल एजिटेशन है या एक जनरेशन का अनाउंसमेंट है कि जो आने वाली ये जनरेशन है वो हैशटैग से शुरू तो करती है, लेकिन हिस्ट्री बदलने का या एक नया दौर लाने का दमखम रखती है, ये भी यहाँ पर नजर आता है। लेकिन जो बांग्लादेश में स्टूडेंट्स ने किया, अब वो चाइना और भारत में इस तरह की चीजें क्या हो सकती है, क्योंकि नेपाल में जो कुछ हुआ वो हमने देखा, बांग्लादेश में देखा, और अब ईरान में भी उसी तरह की अपराइजिंग्स नजर आ रही है। इसी को हम विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंशु जोशी। बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू सो मच अंबर। अपने सभी दर्शकों को नमस्कार। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अंशु जी, हमने देखा कि बांग्लादेश से अब ईरान तक ये पूरा दौर चल रहा है, और खासतौर से ईरान में अगर हम देख रहे हैं तो महिलाएं बहुत ज्यादा बिल्कुल। सड़कों पर हैं। और बल्कि कहना चाहिए कि ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा विमेन लेड प्रोटेस्ट है, जिसमें महिलाएं हम्म। इतने बड़े मात्रा में और इतने ऐसे माहौल में सड़कों पर आ रही हैं, बहुत बड़ी बात है। तो आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे ग्लोबली जो एक प्रोटेस्ट का दौर चल रहा है? क्या इसके पीछे की कहानी आपको समझ में आती है? अ, अंबर, हम पूरी दुनिया को इस समय एक उथल-पुथल की स्थिति में देख रहे हैं। दो युद्ध हैं जो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके बीच हर दिन ट्रम्प एक नया पटाखा फोड़ देते हैं। और इसी के बीच पहले हमने देखा नेपाल में किस तरह से जेनजी एक्टिव हुआ, सड़कों पर आया, सरकार टॉपल की और अब वहां पर अंतरिम सरकार के नेतृत्व में सुशीला कार्की के नेतृत्व में अगले चुनाव की प्रतीक्षा कर रही है। वहां हलचल बनी हुई है। बांग्लादेश में हमने देखा कि कैसे अवामी लीग और शेख हसीना के नेतृत्व में आरक्षण के मुद्दे को लेकर के वहां की जेनजी, वहां का यूथ सड़कों पर आया। और इसके बाद लेकिन इसमें फिर राजनीतिक एंगल जुड़ते गए और इसमें हम पाकिस्तान की आईएसआई और जमाते इस्लामी का भी दखल देखें, जो मोहम्मद यूनुस को किस तरह से अंतरिम राष्ट्राध्यक्ष बनाया गया और अब चुनाव के क्या हाल हो रहे हैं वहां पर, हम ये भी देखें। वेनेजुएला की ओर चले। हालांकि मादुरो को, उनकी बीवी को जो गिरफ्तार किया है, ट्रंप ने मौके का फायदा उठाया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वेनेजुएला में भी लंबे समय से मादुरो प्रशासन के खिलाफ वहां की जनता, वहां की जेनजी सड़कों पर थी, एक्टिव थी। और अब हम यदि ईरान की ओर चले तो वहां तो बहुत सालों से हम अलग अलग फेजेस में, चाहे जेन जी हो या महिलाएं हो, अब वो जो दुकानदार सड़कों पर आए वो तो एक बहाना बन गया। 2022-23 में हमने जो देखा था किस प्रकार से नकाब के विरोध में सिर्फ ईरानी महिलाएं ही नहीं, उनके समर्थन में पुरुष भी सड़कों पर आए थे। महसा अमीनी की जिस तरह से हमने एक ब्रूटल डेथ होते हुए देखी पुलिस कस्टडी में, जिससे कि ईरान की जो जनतांत्रिक वैल्यूज, हालांकि एक कट्टरपंथी इस्लामिक देश है, तथाकथित वैल्यूज पे कितने बड़े सवालिया निशान बने थे। और अब हम देख रहे हैं कि ये सारे मिक्स हो गए, सारे अलग अलग जो कंबाइंड जो हम कहें कि लोग हैं, चाहे महिलाएं हो या युवा हो या एंटरप्रेन्योर्स को देखें या दुकानदारों को देखें, तो ये सभी सड़कों पर हैं। तो ईरान में तो आंदोलन ने एक विकराल रूप धारण कर लिया है अंबर। और हम लगातार देख रहे हैं कि कैसे 150 शहरों में अब ये आंदोलन चल रहा है, किस तरह से झंडा जो है वहां पर बदला जा रहा है। 1978 के पहले के झंडे को जगह जगह लगाया जा रहा है और शाह के समर्थन में विशेषकर जेनजी सड़कों पर है। वो रिजीम चेंज चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने इस वर्तमान रिजीम के प्रति और कंजर्वेटिव वैल्यूज के प्रति जो है बहुत बड़ा एक डिसेंट है जो हम वहां की जनता में देख रहे हैं, विशेषकर युवाओं में। अब मैं आपको ओवरऑल ये बताऊं कि यदि हम इन युवाओं को देखें तो जिस तरह के समय में पैदा हो रहे हैं, तकनीक से लैस हैं, सोशल मीडिया से लैस हैं, इनके पास जो तकनीक की शक्ति है उसको फिर ये कहीं ना कहीं प्लानिंग से एग्जीक्यूशन तक हम लेकर के जाते हुए देख रहे हैं। पर इसमें दूसरे पॉलिटिकल एंगल्स भी जुड़ जाते हैं।
भारत की यदि हम बात करें तो भारत में 50% से ऊपर जो हमारी ओवरऑल जनसंख्या का प्रतिशत है वो जेनजी का है, युवाओं का है। और वैश्विक जो जेनजी जनसंख्या है उसका लगभग 20% भारत कंट्रीब्यूट करता है। चीन में 15 से 17% है ये पॉपुलेशन। नेपाल में फिर बताऊं 50 से अधिक प्रतिशत है, और यूएस में लगभग 25% है। तो इस प्रकार से अलग अलग हम देशों में देखें तो ये जेन जी जो है पॉपुलेशन का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा जो है वो ऑक्यूपाई कर रही है। और इनके अपने चैलेंजेस हैं, इनकी अपनी सोच है, डिल्यूजनल भी हो जाती है ये अपने एग्जिस्टिंग रिजीम्स और सिस्टम्स के प्रति। पर अंबर देखो, अलग अलग ये देशों में जो आंदोलन चले, नेपाल में कारण अलग था। वहां की जो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट थी, जिस तरह से इंटरनेट काट दिया, जिस तरह से सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया, जिस तरह से प्रतिबंध लगाए वहां की के युवाओं पर, और फिर जिस तरह की आर्थिक चुनौतियां बनी हुई थी। और मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया से एक बड़ा रेमिटेंस जो है वो इन प्लेटफॉर्म से मिलता है, क्योंकि नेपाल की बहुत बड़ी डायस्पोरा जो है वो विदेशों में काम करके पैसा कमा रही है। तो इसलिए वहां जनता भड़की और ये युवा जो है सड़कों पर आए। बांग्लादेश में एक अलग कारण रहा। फिर हम देखें वेनेजुएला में ओवरऑल जनता के मन में एक डिसेंट था, और फिर उसको यूएस ने फ्यूल अप किया। और ईरान में बिल्कुल अलग कारण है। तो हम इसको एक जनरलाइज ना करें, मेरा ये कहना है। हर देश में वहां की जो स्थितियां हैं, वहां की जो सरकार है, वहां की जो अपनी आंतरिक समस्याएं हैं, और जिस प्रकार से कितनी एक्टिव वहां की जेनजी है, उसको लेकर के अब हम देख रहे हैं कि ये अलग अलग प्रदर्शन हो रहे हैं, अलग अलग किस्म के आंदोलन हो रहे हैं। और इसमें अधिकांश आप देखेंगे कि एक राजनीतिक जो रंग है वो मिला हुआ है, जिसमें फिर या तो एक बाहरी शक्ति, जैसे वेनेजुएला के केस में अमेरिका साथ देती है, या फिर इसमें दूसरी विदेशी शक्तियां ही मिलकर के जेनजी का सहारा लेकर के, जैसे हमने नेपाल के केस में भी बहुत सुना, कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि इसमें यूएस की डीप स्टेट का हाथ है। ऐसे हमने बांग्लादेश के केस में देखा कि पाकिस्तान और जमाते इस्लामी का एक बड़ा हाथ हम कह सकते हैं अभी बांग्लादेश में जो स्थितियां बनी हुई हैं। तो इसको देखते हुए हम हर देश की स्थिति को जनरलाइज ना करें। जहां आंदोलन चल रहे हैं वहां क्यों चल रहे हैं, और ये वहां की सरकार को समझने की बात है, क्योंकि इन युवाओं में शक्ति तो बहुत है, अपार शक्ति। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो फ़ॉल्ट लाइन्स है तो वो तो अलग-अलग देशों में अलग नज़र आती हैं। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जो जेन ज़ी है वो ग्लोबली जो पूरा एक सिस्टम है उसके खिलाफ एक साइलेंट अलायंस बनाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि सबके अपने-अपने मुद्दे देशों के हिसाब से हो सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उबाल सब में एक जैसा नज़र आ रहा है। लेकिन अंशु जी, नेपाल में हमने बांग्लादेश में देखा कि यूथ सड़कों पर आई और अभी भी हमें बांग्लादेश में तो नज़र भी आ रहा है। लेकिन चाइना में बहुत ज़्यादा इस तरह की अक्सर खबरें आती हैं कि चाइना में भी इस तरह के रिवोल्ट हो सकता है, लोग परेशान हैं, नौकरी नहीं है, इकोनॉमिक फॉल डाउन है। तो वहाँ पर खामोशी क्यों नज़र आती है? क्या सेंसरशिप ने जेन ज़ी को वहाँ पर दबा के रखा हुआ है, या फिर एक वोल्केनो है उसके नीचे दबे हुए और वो कभी भी फट सकता है? देखिए, चीन में भी छात्र संघर्ष का इतिहास रहा है, और फिर उनका दमन कम्युनिस्ट सरकार ने कैसे किया उसका भी एक इतिहास रहा है। तो तियानमेन स्क्वायर की बात हम और वो घटना को हम सभी याद रख करें। प्रदर्शनकारी जो छात्र छात्राएं थे उन पर जो सरकार है उसने किस तरह का एक्शन लिया था, कितने उसमें छात्र छात्राएं मारे गए थे। तो अब फिर वही बात कि चीन में जिस प्रकार की सरकार है, जहां पर भी कम्युनिस्ट रिजीम होता है अंबर, वहां पर हम देखते हैं कि एक आपको ग्लास कर्टन दिखाई पड़ेगा। आपको उस पार क्या हो रहा है वो आप जरा कठिनाई से जान पाएंगे। तो चीन का आप एक देश के रूप में स्वभाव देखिए, एक साम्यवादी देश है, और मीडिया कंट्रोल में है, जनता कंट्रोल में है। बहुत सारे ऐसे प्रतिबंध हैं जो तकनीक के प्रयोग को लेकर के लगे हुए हैं, उनका अपना सोशल मीडिया है। बहुत सारे ऐसे डूज एंड डोंट्स हैं जो वहां की आम जनता के लिए अप्लाई होते हैं। और वहां फिर किसी भी एज ग्रुप के लोग हों, चाहे युवा हों या एजिंग लोग हों या महिलाएं हों, तो वहां की सरकार का इतिहास देखते हुए हम देखते हैं कि बहुत सारी बातें बाहर नहीं आ पाती हैं। वरना चुनौतियां तो बहुत सारी है अभी के सामने, और आर्थिक चुनौतियों से लेकर के हम लगातार देख रहे हैं कि सांस्कृतिक चुनौतियां भी बनी हुई हैं। उइगर मुस्लिम्स को लेकर के भी बार बार डिबेट होता है, इस चीज को लेकर के प्रश्न उठाए जाते हैं कि उनके मानवाधिकारों को लेकर के कोई प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं खड़ा करता। तो इसी प्रकार से जब हम युवाओं की बात करें या वहां बेरोजगारी की स्थिति को देखें, इन्फ्लेशन की स्थिति को देखें, बीच में कई बार खबरें आई कि इतनी ज्यादा आर्थिक चुनौतियां हैं कि लोग
लोग अपनी किस्तें नहीं दे पा रहे हैं तो बिल्डर्स ने घर बनाने बंद कर दिए हैं, डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म गड़बड़ाया हुआ है। चीन में चुनौतियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन वहां की सरकार का जिस प्रकार का स्वभाव है, तो उसके चलते इस तरह के जो आंदोलन हैं या जो इस तरह की प्रतिक्रियाएं हमने नेपाल में देख ली या बांग्लादेश में देख ली या हम ईरान में देख रहे हैं, वो चीन में संभव नहीं हो पाता है। और इसी प्रकार से हम रूस में भी स्थिति को देखें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जेनजी यदि वैश्विक स्तर पर इतनी एक्टिव है, तो ये जो दो युद्ध चल रहे हैं पश्चिम एशिया में और रशिया यूक्रेन के बीच में, मुझे लगता है कि यदि पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना है तो वैश्विक जेनजी को, सारे युवाओं को साथ में आकर के इस बात के लिए प्रयास करना चाहिए, इस बात के लिए सड़कों पर उतरना चाहिए कि ये दोनों युद्ध समाप्त होने चाहिए, अपने अपने लीडर्स को कन्विंस करना चाहिए। दैट विल बी अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये मैंने कहा ना कि हर देश में अलग स्थितियां हैं, और उसको यदि कोई पॉलिटिकली सपोर्ट कर देता है, कोई बाहरी शक्ति सपोर्ट कर देती है, फंडिंग मिल जाती है, तब ये आंदोलन हम इतना बड़ा रूप लेते हुए देखते हैं। अन्यथा चीन जैसे देश में हम देखते हैं कि हमें वहां की खबरें भी पता नहीं लग पाती। तो इन शॉर्ट अंशु जी, हम ये कह सकते हैं कि चाइना में हमें कोई जेंजी रेवोल्यूशन या फिर इस तरह का कोई आंदोलन नहीं देखने के लिए मिलेगा। यदि वहां के युवा सड़कों पर उतरे या यदि वहां पर किसी प्रकार के आंदोलन हुए, तो पहले तो वहां का शासन अपने स्तर पर उनसे निपटने का प्रयास करेगा। और चीन की सरकार किस प्रकार की है ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो शी एक तरह से डिक्टेटर के रूप में जाने जाते हैं, माने जाते हैं। और फिर यदि इससे ज्यादा कुछ बड़ा रूप लेता है और फिर यदि मीडिया को कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, तब जाकर के कहीं हमें बातें पता चल पाएंगी। वरना वहां कितने मंत्री गायब हो गए अंबर, हमें कितनी देरी से चीजें पता चलती हैं और फिर उनसे जुड़ी हुई आगे खबरें आनी बंद हो जाती है। तो जो बेसिकली कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन चाइना एंड द वर्ल्ड, तो इसकी वजह से वहां की खबरों को जब तक हमें एक एविडेंशियली नहीं मिलती है, तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और चाइना में क्योंकि रिजीम इस तरह का है, तो ऑफ कोर्स लोग बहुत परेशान है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते क्योंकि पूरी तरह से कंट्रोल है, लोगों की प्राइवेट लाइफ तक कंट्रोल है, पूरी तरह से नजर रखी जाती है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, किससे बात हो रही है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड। लेकिन अब हम भारत की अगर बात करते हैं अंशु जी, तो हमने देखा कि भारत में भी हमने कई सारे इस तरह के आंदोलन हम होते हुए देखते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं। क्या एक जो बांग्लादेश, नेपाल और इस तरह का हम देख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि ग्लोबली एक कुछ तो चल रहा है जो इस पूरे वायरस को चला रहा है, घुमा रहा है। क्या भारत में भी आपको लगता है कि इसके बीज फैलाए जा चुके हैं और ट्राई किया जाएगा कि रिजिम हिलाने के लिए जेंजी को सड़कों पर उतारा जाए एक बार फिर से? भारत के साथ सबसे बढ़िया बात यह है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, हम सदियों रहा है हिंदुस्तान की बात दुश्मन दौरे करते हैं। जहाँ पर। हाँ, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो अलग अलग इंट्रूडर्स आए, अलग अलग प्रकार की विरोधी शक्तियां काम करती हैं अंबर भारत में, लेकिन भारत की जड़ें इतनी गहरी हैं और इतनी पुख्ता हैं कि उनको हिला पाना कठिन है। और इसका कारण है हमारा दर्शन, इसका कारण है हमारी संस्कृति, जो हजारों वर्ष पूर्व की हमारी संस्कृति है, जो एक एक पत्ते पत्ते पेड़ को भी भगवान मानती है, जो एक ऐसी संस्कृति है जो चींटी को भी मारना पाप मानती है, जो एक ऐसी संस्कृति है सबके साथ मिलजुल करके रहने में, वसुधैव कुटुंबकम की, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना में जो विश्वास करती है। तो होता यह है कि अंदर से प्रयास तो बहुत होते हैं, कुछ शक्तियां इस प्रकार के प्रयास करती हैं, जैसे ट्रंप को ये तमाम जुमले कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी कहां से गए? ये भारत से गए। बार बार यहाँ पर भारत विरोधी जो नारे हम सुनते हैं, देश विरोधी जो हम स्वर सुनते हैं, तो ये जेंजी नहीं है, ये वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड चार्ज्ड लोग हैं जो सरकार के नाम पर देश के खिलाफ हो गए हैं, और ये मुट्ठी भर के हैं, आप इनकी संख्या देखिए। और यही कारण है कि भारत में प्रजातांत्रिक मूल्यों की जिस प्रकार से रक्षा की जाती है, लोग बिल्कुल आए सड़कों पर या किसी प्रकार का यदि विरोध करते हैं या कोई इस प्रकार की बात होती है, तो भारत सरकार बहुत अच्छे से बात सुनती है, डायलॉग होता है और उसका समाधान निकाले जाते हैं। तो किसान आंदोलन का मैं यहाँ उदाहरण दूंगी, और ये बिल्कुल बाहर से फंडेड था, ये आप और मैं दोनों जानते हैं।
और इसमें किस प्रकार से खालिस्तानी मूवमेंट भी एक्टिव हुआ था, फंडिंग किस प्रकार से कनाडा से आई है, पूरी दुनिया जानती है इस बात को। लेकिन जिस मैच्योरिटी का परिचय देते हुए हमारी सरकार ने इस पूरे आंदोलन को शांत किया, तो काबिले तारीफ है। और इसीलिए भारत में 140 करोड़ की आबादी में इस प्रकार की बात संभव नहीं, क्योंकि यहां पर मुट्ठी भर जो इस प्रकार के देश विरोधी लोग हैं। पहली बात तो हम यदि भारत को देखें, समझें, तो प्यूनिटिव मेजर्स जो पुतिन ने, ट्रंप ने लगाए, उसके बावजूद आप देखिए कि हम 8% से ऊपर की क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ करके बैठे हैं। हमारी एनुअल जीडीपी ग्रोथ भी बिल्कुल स्टेबल है 6.7% के साथ में। स्किल डेवलपमेंट को, एंटरप्रेन्योरशिप को, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव यूज पर, जेनजी उसमें कैसे शामिल हो सकती है, इस पर भारत सरकार लगातार ध्यान देती है। और युवाओं के कौशल विकास के लिए बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स हैं। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट स्कीम, ट्रेनिंग्स चलती हैं इसको लेकर के, अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, ग्रामीण कौशल योजना, बहुत तरह तरह की। मैं अगर नाम लेने बैठूंगी तो लॉन्ग लिस्ट। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, सब्सिडीज मिलती हैं, कर्ज मिलते हैं यदि आपको अपना कोई नया उद्योग शुरू करना है तो इसके अलावा अलग अलग प्रकार के जो नए सेक्टर्स हैं, उभरते हुए सेक्टर्स हैं, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा है, यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, तो बायोफ्यूल्स को लेकर के, सोलर एनर्जी को लेकर के युवाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। और ग्रीन जॉब्स को लेकर के भारत एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो फिर जब हमारे यहाँ के युवा देखते हैं कि उनसे कदम से कदम मिलाकर के सरकार चल रही है, और जिस तरह का फिर एक कल्चरली हमारा ढांचा है, तो जिस तरह से आपस में मिलजुल के रहते हैं, डिसेंट होते हैं, तो उसका डायलॉग से समाधान भी निकाला जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत जैसे देश में ये संभव है, क्योंकि कोशिश तो बड़ी होती है, तो देश को तोड़ने वाली शक्तियां हैं हमारे देश में। और ये बहुत दुख की बात है कि भारत का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो पाकिस्तान नहीं है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन हमारे ही देश के अंदर बैठी हुई ऐसी कुछ शक्तियां हैं जो अपने कुछ राजनीतिक फायदों के लिए, लालच के लिए ऐसी प्रयास करते रहते हैं, ऐसी कोशिशें करते रहते हैं, पर सफल नहीं हो पाते हैं। तो भारत जैसे देश में इस तरह की कोई एक बड़ा हम कहें, उसके लिए कारण होना चाहिए अंबर, वो कारण नहीं है। लेकिन उन फॉल्ट लाइन्स को क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, शाहीन बाग हो या फिर किसान आंदोलन। उस समय तो अंशु जी काफी गुस्सा आता था कि सरकार इनको हटा क्यों नहीं देती है, पुलिस इनको क्यों नहीं भगा देती। लेकिन अब जाकर समझ में आता है कि कितनी टैक्टफुली और पेशेंटली पूरे इस आंदोलन को अब हमारी सरकार ने हैंडल किया, नहीं तो परिणाम क्या हो सकते थे अब हम सोचते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अलग अलग देशों में जो कुछ हो रहा है। लेकिन जो कुछ दुनिया में चल रहा है, खासतौर से अगर हम प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात करते हैं, काफी कुछ वो बोल रहे हैं। वेनेजुएला में जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी लगातार वो चाहे 500% टैरिफ की बात को लेकर वो बिल हो, हम बहुत कुछ होते हुए देख रहे हैं। इनफैक्ट मैक्रोन का भी जो स्टेटमेंट लेटेस्ट आया भारत को लेकर कि भारत जो है G7 और ब्रिक्स को मिलाने की ताकत रखता है, सिर्फ भारत ऐसा कर सकते हैं। तो जो दो पैरेलल्स यहाँ पर नजर आते हैं, एक तो जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का अग्रेसिव रवैया है, दूसरी तरफ भारत की कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट से बहुत बड़ी हम जो फॉरेन पॉलिसी है या फिर जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में भारत का बड़ी जीत के तौर पर हम इसको देख रहे हैं। आप दोनों को किस तरह से आप देखती हैं? दो पैरेलल्स हैं यहाँ पर। बिल्कुल, ये दो पैरेलल्स हैं। यदि हम ट्रम्प के किए को देखें तो एक जमाना था 1947 का, जब ट्रूमैन ने एक 18 मिनट का भाषण दिया था मार्च 1947 में। और इस 18 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा था कि अमेरिका जो है वो यूरोप के हाथ से हाथ मिलाकर चलेगा, ताकि यूएसएसआर के इंपीरियलिस्टिक फीट को जोड़ा कामयाब ना कर पाए। तो इसके बाद ही हमने देखा कि नाटो एज अ मिलिट्री अलायंस स्थापित हुआ। फिर हमने देखा कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की स्थापना हुई, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई, और डिफेंस कलेक्टिव सिक्योरिटी के सिद्धांत पर डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी, ये 3 डी लेकर के अमेरिका और यूरोप, मतलब ये तमाम जो वेस्ट के शक्तिवान देश थे, ये आगे बढ़े। और इन्होंने कहा कि एक लॉ बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए दुनिया में। लेकिन आज की तारीख में ट्रंप क्या करें? 80 साल पुराना जो ये सिस्टम था, इसको ट्रंप ने अपनी हरकतों से तोड़ दिया है। तो अब ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की भी बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, जब ट्रूमैन ने अपनी बात की तो कहीं ना कहीं पीछे जो कूटनीतिक लक्ष्य था वो ये था कि अमेरिका की हेजेमनी दुनिया पर कायम रहे, कहीं यूएसएसआर हेजेमोनिक पावर ना बन जाए। तो ट्रंप अमेरिका फर्स्ट करते करते ना अमेरिका ओनली पर आ गए।
तो उनको दूसरे देशों का वो क्या बुरा कर रहे हैं, इसका क्या खामियाजा उनको और उनके देश को भुगतना पड़ सकता है, वो लगता है ये सब भूल चुके हैं। तो इकोनॉमी पे कंट्रोल, पॉलिटिकल पावर पे कंट्रोल, और जो जो जियो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड देश हैं वहां की बेसिस पर उन पर कंट्रोल ट्रम्प चाह रहे हैं। देखो वेनेजुएला पर पीछे का कारण हम सब जानते हैं कि ऑयल एंड गैस सप्लाईज रिजर्व्स पर यदि अमेरिका ने अपना कंट्रोल कर लिया तो अगले 50 साल तक उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका विल बी अ लीडर इन दिस होल मार्केट एंड इकोनॉमी। ईरान की ओर देखें तो ईरान की तेल को तो हम अलग ही रखते, ईरान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज गुजरती है, और ईरान ने पहले भी धमकी दी थी कि अगर हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दी तो लगभग 30% जो पूरी दुनिया का ऑयल एंड गैस सप्लाई है वो वहां से होकर के निकलता है, तो पूरी दुनिया की क्या हालत होगी। और उसके आसपास के जो देश हैं, जिस तरह का पड़ोस है यूरोप के तरफ, फिर हम किस तरह से सेंट्रल एशिया की तरफ किस तरह से कनेक्टेड है, तो ईरान की जो पोजीशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जहां लोकेटेड है। तो ये भी एक कारण है कि ट्रंप वहां पर घुसना चाह रहे हैं, लेकिन अभी बहुत थम थम के और कॉशियसली वो कदम बढ़ाएंगे। उसी तरह से आप एशिया में देखो, बांग्लादेश में किस तरह से जो यूएस वहां के एक आइलैंड को हथियाने के चक्कर में था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हमने लगातार शीत युद्ध के दौरान देखा कि भारत के साथ अमेरिका क्यों गलबैया करना चाहता था, हमारे यहाँ बेसिस एस्टेब्लिश करना चाहता था, और हम नॉन अलाइंड रहे, तो वी वर सक्सेसफुल इन सेविंग आवरसेल्व्स एट दैट पॉइंट इन टाइम। पाकिस्तान उस समय बकरा बन गया और आज भी बकरा बना हुआ है। तो ट्रंप इकोनॉमिक कंट्रोल के लिए, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे कंट्रोल के लिए, पॉलिटिकल पावर के कंट्रोल के लिए ये सब हरकतें कर रहे हैं। इन सब हरकतों के चलते अब देखिए मैक्रो का क्या स्टेटमेंट आया है, यूरोपियन देशों और अमेरिका के बीच संबंध लगातार खराब हो रहे हैं, इसका कूटनीतिक फायदा मिलेगा पुतिन को। वो तो बैठे बैठे ताली बजाएंगे कि बहुत बढ़िया, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन, नाटो चलाने वाले कौन, अमेरिका और यूरोप। और अगर ये दो भाई ही अलग हो गए, अगर इन दोस्तों के बीच में ही दुश्मनी हो गई, तो मुझे तो बैठे बैठे मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ट्रंप तो बड़े मजे से अभी मजा ले रहे होंगे। अभी देखिए मैक्रो ने कितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, वो भारत भी आने की बात कर रहे हैं कि भारत वो देश है जो G7 जैसे पश्चिमी और ब्रिक्स जैसे रशिया और चीन द्वारा चलाए जाने वाले संगठनों के बीच का एक पुल है, जो नॉर्थ और साउथ को जोड़ सकता है। भारत की वो शक्ति है। अब हमने तो ये बात नहीं बोली, ये फ्रांस का राष्ट्रपति बोल रहा है, वो भारत भी आने की बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सटल मैसेज है जो उन्होंने ट्रंप को दिया है कि आप जो गलती कर रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट करते करते आप अमेरिका ओनली पर गए। अब ऐसा दिन ना आ जाए कि अमेरिका ओनली ही रह जाए, उसके साथ कोई और देश खड़ा ना हो। और वही भारत ने क्या पैरेलल ड्रॉ किया, सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबका विश्वास इसी हो, बात सबका पे मैं आपको एक लेटेस्ट ट्वीट दिखाती हूँ यूएस का। हाँ, जी, ये देखिए बिल्कुल अंशु जी, ये लेटेस्ट यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर का ये ट्वीट है, ग्लोबलिज्म हैज फेल्ड, अमेरिकनिज्म विल प्रिवेल। ये क्या दिखाता है आप मैं बताइए, यही लेटेस्ट आपकी है। बात बता रही हूँ, ये अमेरिका ओनली वाली बात है जो ट्रंप कर रहे हैं कि पहले तो था अमेरिका जी फर्स्ट, मांगा था पहले मेक अमेरिका जी। ग्रेट अगेन, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं हम्म है। हम भी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, हम भी भारत हम्म। प्रथम की बात करते हैं, कोई भी देश करता है, रूस भी करता है। तो ये आपके राष्ट्रवाद की एक भावना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको उस पर काम करना चाहिए। वो करते करते वो अमेरिका ओनली पर आ गए हैं कि इस दुनिया में मैं मल्टीलेटरलिज्म रहने ही नहीं दूंगा, एक हेजेमोनिक पावर रहेगी, वो अमेरिका रहेगी। अब इसके लिए मुझे साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। और कंट्रीज ऐसी ऐसी चुनी है उन्होंने जो किसी न किसी दूसरे शक्तिमान देश की अलाई है। अब रूस और चीन न वेनेजुएला के केस में खुल के आए, न वो ईरान के केस में आएंगे, एंड फॉर दैट मैटर पुतिन नोज हिज बाउंड्रीज कि अभी वो इंगेज्ड इन डायरेक्टली रशिया यूक्रेन वॉर में, तो वो अपनी सैन्य क्षमताओं को एग्जॉस्ट नहीं करेंगे डायरेक्टली अमेरिका के साथ इंगेज करके। लेकिन जवाब हो सकता है यूरोप की तरफ से मिले। जिस तरह से लगातार यूरोपियन नेशंस के साथ में ट्रंप नेगेटिव हो रहे हैं, बुली करते हैं इन देशों को, तो ये भी अपने आप में शक्तिवान राष्ट्र हैं अंबर। और ये देश जिस दिन यूक्रेन को सहायता करना बंद कर देंगे, तो आप सोचो कि रशिया यूक्रेन युद्ध में बैठे बैठे पुतिन जीत जाएंगे। तो ट्रंप इस बात को नहीं समझ रहे। अच्छा, इंडो पैसिफिक में आपने भारत के साथ इस प्रकार की शत्रुता शुरू कर दी, लेकिन आप ये भूल गए कि इंडो पैसिफिक में यदि आपको चाइना को कंटेन करना है तो वहां पे भारत की सबसे बड़ी सहयोगी की भूमिका। तो क्या कर रहे हैं, जो एक्शंस ले रहे हैं ना, उसके पीछे के जो डिप्लोमेटिक रिपरकशंस हैं, जो रेमिनिफिकेशंस उसके आ रहे हैं, वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं। और भारत वो बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर पा रहा है, इसलिए हम बहुत सटल वे में बैठे हुए हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करके। हम बिना प्रवोक हुए, हमें भी बहुत प्रवोक किया जा रहा है अंबर,
बांग्लादेश के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से। कल पाकिस्तान का स्टेटमेंट आ रहा है कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज की क्या हालत है। अरे भैया, तुम अपने यहाँ पे माइनॉरिटीज की हालत देखो कि क्या तुमने करके रखी है। क्या आबादी 1947 के समय थी और अब क्या है हिंदू आबादी वहां पे। बांग्लादेश में 22% हिंदू जनसंख्या थी जब बांग्लादेश बना था, आज 7.8% है। और बांग्लादेश जाके वहां पे जो माइनॉरिटीज पर एट्रोसिटीज हो रही है उस पर बात करो ना भैया। तो इस बात को पूरी दुनिया कह रही है, जवाब दे रही है, एक्सपर्ट्स इस बात को कह रहे हैं। तो भारत बहुत कॉशियसली, बहुत वेट एंड वॉच करते हुए, बहुत प्रेग्मेटिज्म के साथ आगे बढ़ रहा है। और उसमें फिर देखो, हमें फ्रांस जैसे देश हुए, तमाम जो हमारे आसपास के देश हुए, यूरोप के दूसरे देश हुए, लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के देश हैं, हमें उनका समर्थन मिल रहा है। एंड दैट इज व्हाट वी वांट। लेकिन अब यहाँ से एक और सवाल निकल कर आता है अंशु जी, कि अब ओपनली अमेरिका जो है वो सिर्फ अमेरिकनिज्म की बात कर रहा है, ग्लोबलिज्म को कह रहा है कि वो फेल हो चुका है, यानी कि सीधे जो मल्टीलैटरल और ये मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से ये क्या अमेरिका पे बैकफायर करेगा, जो कुछ अभी फिलहाल अमेरिका कर रहा है, और ऐसा कुछ डोनाल्ड ट्रंप कर जाएंगे कि जो डेमोक्रेट्स आएंगे भी तो उनको भी ट्रंप डॉक्ट्रिन ही फॉलो करना पड़ जाएगा? हाँ, अभी ट्रम्प जो है वो डूनरो डॉक्ट्रिन चला रहे हैं। जो मुनरो डॉक्ट्रिन थी उसको उन्होंने डूनरो डॉक्ट्रिन करके, और वेनेजुएला के साथ जो कुछ भी किया, और जिस प्रजातंत्र की बात अमेरिका करता है वो कहाँ गया प्रजातंत्र। दूसरों की संप्रभुता का सम्मान करने की बात अमेरिका के जो चार्टर ऑफ इंडिपेंडेंस में है वो कहाँ गई वो बात। जो इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर की बात अमेरिका करता था वो ट्रम्प भूल गए। तो इस वक्त ट्रम्प जो कुछ भी कर रहे हैं, अंबर बिलीव मी, उसका खामियाजा उनको डिप्लोमेटिकली और सीधे सीधे मैं यदि डिफेंस एंड सिक्योरिटी की दृष्टि से भी कहूं तो वो भुगतना पड़ेगा उनको। न्यूक्लियर पावर्ड नेशंस बैठे हैं उनके सामने, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, ये विश्व प्रथम विश्व युद्ध का, द्वितीय विश्व युद्ध का या शीत युद्ध के समय का विश्व नहीं है। शक्ति की परिभाषा में हार्ड पावर मतलब आपकी मिलिट्री और टेरिटोरियल पावर के साथ सॉफ्ट पावर, और अब तकनीक की शक्ति भी जुड़ गई है, तकनीक का एंगल भी जुड़ गया है। तो जो युद्ध है, कन्वेंशनल वॉर्स तो हो ही नहीं रहे, या तो हवा में हो रहे हैं, या आप देखिए समुद्र के बीच में हो रहे हैं, और इसके अलावा आप देखिए कि साइबर वॉरफेयर हो रहा है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो रहा है, डिजिटल वॉरफेयर हो रहा है। तो जो युद्ध की परिभाषा थी वो भी बदल गई है, उसके मानक बदल गए हैं। और इसमें जब ऐसे 4 देश जिनका यहां अपर हैंड है, वो अगर अमेरिका के सूचना और प्रसार तंत्र पर या डेटा सिस्टम पर, साइबर यदि हम सिस्टम्स को देखें उन पर यदि अटैक करते हैं, तो फिर अमेरिका क्या करेगा। तो ट्रम्प बहुत कन्वेंशनल वेज एंड मीन से बातों को कह रहे हैं, कर रहे हैं। और आज के समय में मल्टीपोलर ये दुनिया है जिसमें शक्ति के इतने सारे ध्रुव हैं, इतनी सारी छोटी छोटी और बड़ी लॉबीज बनी हुई हैं, शक्ति की एक नई अवधारणा हमारे सामने आ रही है। ऐसे समय में, ऐसे ट्रांसफॉर्मिंग समय में, यदि ट्रम्प पुराने हेजेमोनिक दुनिया की, यूनिपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं, तो आज कोई भी देश उसको मानने वाला नहीं है। अंबर, न किसी की अमेरिका पे इस प्रकार की डिपेंडेंसी है, और न पहले की तरह आज अमेरिका उस प्रकार की शक्ति बचा है। और ऐसे में मुझे एक और चीज लगती है, आगे नाटो में भी विभाजन हो सकता है, जिस तरह से लगातार यूरोप के साथ गैप बढ़ रहा है अमेरिका का। और यदि ऐसा होता है तो न सिर्फ रशिया को एक फायदा मिलेगा, मैं आपको बताऊं, दुनिया में ना कुछ और भी अलायंसेस हम बनते हुए देखेंगे, जो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, जरूरी नहीं है मिलिट्री अलायंस हो, अलग अलग अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेकर। और हो सकता है कि कुछ मंच मर्ज भी कर जाए, जिसमें नॉर्थ और साउथ के देश मिलकर के साथ में आए, और एक अपना जो ये मल्टीलैटरलिज्म का पूरा कंसेप्ट है इसको आगे लेकर के चले। अच्छा, एक बात और मैं आपसे समझना चाहती हूँ अंशु जी, वो ये कि ट्रम्प जो है हमेशा टैरिफ की बात करते रहते हैं, कितना परसेंट इतना परसेंट बढ़ाते जा रहे हैं, 500% पे पहुंच गए, लेकिन और सबको सैंक्शन कर देते हैं। सब मिलकर अमेरिका को सैंक्शन क्यों नहीं कर देते हैं? जो सैंक्शंस ट्रम्प दूसरे देशों पे लगा रहे हैं, आखिरकार को अंबर आप ये देखो कि उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका की जनता को मैं तो भुगतना पड़ रहा है। इन्फ्लेशन की स्थिति देखो वहां पे, तो वो दूसरे देशों पे जितना प्रतिशत बढ़ाते जाएंगे उतना ही नुकसान वहां उनकी अपनी जनता को हो रहा है, उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है उनको हो रहा है, आईसीटी जो कंपनीज है उनको हो रहा है। कब इस बात को समझते हैं, ये उनको समझने की आवश्यकता है कि आज वो दुनिया नहीं है जिसमें आप इस तरह से सजा दे के या धमका के देशों को
और आप अपनी सत्ता को कायम रख सकते हैं। पहली बात तो सत्ता की भी जो डेफिनेशन है ना वो बदल चुकी है अंबर, और भारत इसको बदलने का काम कर रहा है। मुझे इस पर बड़ा गर्व है। हम हमेशा कहते हैं कि कंपटीशन में नहीं, आप कलेबरेशन की बात कीजिए, उसमें विश्वास कीजिए, और अपने अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करते हुए आप वैश्विक लक्ष्यों को योगदान दीजिए। ऑल इन ऑल मैं कहूं, एसेंस ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स जो आज ऑब्जेक्टिव है वो भारत ने सेट कर रखा है कि अपना नेशनल इंटरेस्ट, लेकिन उसकी वजह से कोई वैश्विक शांति और सुरक्षा पर खतरा ना हो। और फिर आप वैश्विक लक्ष्यों को कैसे योगदान दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट जैसे बहुत बड़े मुद्दे हैं जिन पर पूरी दुनिया को काम करना है, जो इन युद्धों की वजह से, ट्रंप क्या कर रहे हैं, उनके टैरिफ्स की वजह से हम भूल गए, और ये बड़ा दुखद है देखना। बिल्कुल। और मैक्रो के स्टेटमेंट से ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है, जो अभी आपने कही कि भारत जो है वैश्विक स्तर पर जो जिस तरह से नई एक जियोपॉलिटिकल उसमें वर्ल्ड में नई शुरुआत कर रहा है, भारत ने इस बात को साबित भी कर दिया। इनफैक्ट भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर इनफैक्ट जब G20 हुआ था और वसुदेव कुटुंबकम स्लोगन था, तो बहुत सारे लोगों ने इस पे बहुत सारी मीम्स और चर्चाएं और मजाक भी बनाई थी, लेकिन वो सारा कुछ सही साबित होता जा रहा है। उसका असर ग्लोबली हमें नजर भी आ रहा है। ये अपने आप बिल्कुल। में बहुत बड़ी भारत की ना सिर्फ जियोपॉलिटिकल या फॉरेन पॉलिसी, बल्कि भारत की एक सांस्कृतिक जीत भी हम कह सकते हैं। अंशु जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अंबर। भारत माता की जय। भारत माता